स्वामी जी, जी। आजकल के इस कोरोना समय में जहाँ पे इतनी सारी बातें हो रही हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में क्या लोग करें। जैसे कोई कह रहा है कि प्राणायाम करने का बहुत बेनिफिट है, कोई ये है कि भाई दालचीनी और लौंग और काली मिर्च का जो वो मिश्रण होता है वो बना के शहद लेके उसको चूसते रहिए। तो इस तरीके का ढेर सारी बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई नॉनवेज खाइए, कोई कह रहा है कि ठीक है अंडा का सेवन करिए प्रोटीन के लिए। तो इस तरीके से दुनिया भर की बातें सामने आ रही हैं। तो मतलब इतने ढेर सारे नुस्खे हैं कि आदमी कभी कभार तो कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। उसमें जैसे स्टीम लेने की बात हो रही है, दिन भर गर्म पानी पीने की भी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब सोशल मीडिया है, चाहे जो न्यूज़ वाले हैं, चाहे जो लोग समाज के जो अपने मित्रगण लोग हैं, कोई ना कोई सजेशन दे ही रहा है कुछ न कुछ करने के लिए। जी। तो इस अफरा तफरी माहौल में मतलब कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कुछ उपलब्ध हैं, कुछ नहीं है, कुछ आदमी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ की अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि वो आदमी उसके लिए कुछ काम कर सके, है ना। तो अल्टीमेटली मतलब इस पूरे दिनचर्या में इस कोरोना प्रिवेंशन के लिए कि भाई स्वस्थ रहें और इस कंडीशन मतलब बेहतर ही रहे, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है हम लोगों को। भगवान, एक चीज़ जो मैं सभी से अपील करता हूँ, एक तो दिमाग से निकाल दीजिए कोरोना का दहशत। सबसे पहले ये मत सोचिए कि कोरोना हो गया। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ये सोचिए। अब प्रॉब्लम क्या है? सांस लेने की दिक्कत हो रही है ना, छाती जाम हो जा रहा है, ये दिक्कत हो रही है। सर्दी खांसी जुकाम कफ निकल रहा है, सफोकेशन हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का एक नाम है कोरोना। ठीक है, उस कोरोना का नाम हटा दीजिए। आपको प्रॉब्लम जो है अपने बॉडी के सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों ने एक बड़ा सुंदर सा एक सजेशन भी दिया है। बोलते हैं कोरोना मत कहिए, उसको बोल दिया जुबू खांसी। जुकाम बुखार और खांसी का शॉर्ट फॉर्म जुबू खांसी। तो जुबू खांसी बोलने से उतना भयावता नहीं नजर आ रही है। हाँ। तो कुछ लोगों का है ये प्रयास जुबू खांसी। हाँ, बिल्कुल यही चीज़ करना है कि आप अगर बहुत खौफनाक उसका नाम पहले सुनेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप जैसे ही उसका वो खौफनाक जो चेहरा है उसको हटा देंगे और तब देखेंगे अच्छा चलो थोड़ा अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और थोड़ा देख लेते हैं इस समस्या को, आखिर समस्या क्या है। तो मेन बात है कि कोरोना से मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो चाहिए सफोकेशन से, दम घुटने से, सांस के रुकने से, ऑक्सीजन की कमी से, इससे छुटकारा चाहिए ना। उसके लिए तो बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में पहली बार हम लोग को किसी तरह का इन्फेक्शन लगा है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है ये जीवन में पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है पहला दिन, उसी दिन से उसके शरीर पे इन्फेक्शन या कीटाणु विषाणुओं का हमला शुरू हो जाता है डे 1 से, पहले ही दिन से। तो अब इंसान कहेगा कि मुझे ऐसा सेफ लोकेशन चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ कोई इन्फेक्शन न लगे। तो मैं बताऊँ सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जहाँ आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लग सकता? उसके लिए आपको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। माँ का गर्भ। Okay. माँ का गर्भ दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहाँ कोई भी बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगता। दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे आईसीयू से भी बेहतर या ऑपरेशन थिएटर से भी बेहतर अगर कोई सेफ प्लेस है वो माँ का गर्भ होता है। अगर कोई माँ जो एड्स की पीड़ित है, एड्स की मरीज है और उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है तो वो बच्चा एड्स पीड़ित नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि नॉर्मल बर्थ ना हो बच्चे का। अगर उस बच्चे के मैच्योरिटी के बाद जन्म के समय ऑपरेशन करके सिजेरियन करके उसको निकाल लिया जाए तो हो सकता है बच्चे को एड्स ना लगे। यानी बच्चे के जन्म के समय ही एड्स का इन्फेक्शन लगता है। यानी जब तक माँ के शरीर में है, माँ पीड़ित है, बच्चा पीड़ित नहीं हो सकता। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं लग सकता आपके ऊपर। तो क्या हम लोग के लिए पॉसिबल है कि माँ के गर्भ में जाए?
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, हमें तो रहना इसी दुनिया में। जब इसी दुनिया में रहना है तो बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फेक्शन लगेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फेक्शन लगेगा तो शरीर पे जो हो रहा है उस तकलीफ को दूर करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक अपनी घटना बता दूं, उससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस घटना से, इस तरह की समस्या से मैं खुद गुजर चुका हूँ। ये लगभग 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। एक समय ऐसा था कि जब मैं सत्संग प्रवचन लगातार कर रहा था तो अचानक ऐसा हुआ, जनरली ऐसा होता नहीं है, एक दिन में एक ही कथा मैं करता हूँ, क्योंकि कम से कम जो भी एक दिन का सत्संग प्रवचन होता है वो लगभग 4 घंटे का होता है, तो 4 घंटे लगातार बोलना होता है जी। ठीक है। लेकिन ऐसा हो गया कि 2 प्रोग्राम मुझे अचानक करना पड़ा, सेम डे, एक दिन में और एक शाम को रात में। यानी जो दिन का स्लॉट था वो 11 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक, और फिर जो शाम का था वो भी करीब 6 बजे 7 बजे के आसपास से लेके रात के 11-12 बजे तक। ठीक है, कम से कम 4 घंटे तो बैठना ही बैठना है। तो एक दिन में मुझे 8 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ता था, और ये रोज़ करना पड़ता था, और लगभग 7 दिन या 9 दिन कार्यक्रम चला। अब एक समस्या आती है, आप जब व्यासपीठ पे बैठते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, तो आप कुछ खा पी नहीं सकते वहाँ पे बैठ के, क्योंकि माँ की प्रतिमा है, भगवान की जोत जल रही है। अब वहाँ कोई बैठ के खाना पीना तो खाएगा नहीं, प्यास लग रही तो पानी तो पिएगा नहीं जी। ठीक है, तो पानी पीना नहीं होता है। कई लोग पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। ठीक है, दूसरी एक और समस्या है, 4 घंटे अगर आपको बैठना है तो यूरिनेशन के लिए बीच में तो जाना नहीं होगा कि बीच में उठ के आप चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर 4 घंटे आपको बैठना है, आपकी बॉडी में अगर पानी है, तो भाई 1 घंटे के बाद भी, 2 घंटे के बाद भी यूरिनेशन के लिए तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो वैसे केस में क्या होता है कि 4 घंटे की कथा से पहले, कई घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले ही पानी बंद करना पड़ता है। वाटर इंटेक बंद कर देना पड़ता है, पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, और कथा मान लीजिए 4 घंटे पहले हमने पानी बंद किया, 4 घंटे कथा चली, यानी 8 घंटे 10 घंटे के बाद फिर हम पानी पिएंगे। ठीक है, ऐसे ही चलता था। लेकिन उस 4 घंटे लगातार तो मैं बोलूँगा, और जब भी इंसान बोलता है तो बॉडी का बहुत सारा पानी उसके शरीर से निकल जाता है, क्योंकि बोलने के लिए आपको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप सांस लेके ही तो बोलेंगे, सांस छोड़ के ही तो बोलेंगे ना। सांसों में भाप के रूप में निकलता है। हाँ, सांसों के लेने और छोड़ने में जो जाड़े के दिनों में हम अक्सर देखते हैं कि वाष्प बाहर निकलता है, जी जी जी, ठीक वही होता है, सालों भर होता है। गर्मी के दिनों में दिखता नहीं, लेकिन ठंड के दिनों में दिख जाता है। तो आपके लंग्स में अगर पानी नहीं होगा, सांसों में या लंग्स में नमी नहीं रहेगी, तो आप बोल नहीं पाएंगे। और अगर बहुत देर तक बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका फेफड़ा सूखने लगेगा, लंग सूखने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी। ठीक है, अब एक दिन में 2 कार्यक्रम, यानी 8 घंटे मुझे बोलना है, लेकिन 4 घंटे पहले पानी छोड़ना है। दोनों कार्यक्रमों के साथ वही सेम केस चल रहा था। तो हालत मेरी ऐसी हो गई कि सुबह के मतलब 1.25 लीटर पानी तो मैं नियमित पीता था, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल दिन भर और रात के 12 बजे तक पानी पीना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं पानी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि एक प्रोग्राम खत्म होता था, फिर दूसरे में फिर जाके बैठना है। वहाँ भी कम से कम मुझे मतलब ये पूरा प्रोग्राम आप देखिए तो 12 घंटे का था, है ना। और दोनों प्रोग्राम को मिलाकर अगर देखें तो लगभग 14 से 15 घंटे मैंने पानी नहीं पिया। ठीक है, लेकिन मुझे लगातार बोलना पड़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बॉडी मेरी डिहाइड्रेट कर गई। लेकिन लगातार मैं बोल रहा हूँ तो बॉडी डिहाइड्रेट कर गई। डिहाइड्रेट करने के कारण से ऐसा हुआ कि मुझे अचानक सांस की दिक्कत होने लगी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद। तो फिर मुझे लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि मेरे को दमे की शिकायत हो गई, है ना, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बड़ा परेशान था। तो अचानक से एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, तो ऐसा लगा कि भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है लंग्स को, तो आप कुछ ऐसा करो, ऐसी मजबूरी पैदा करो लंग्स के सामने कि वो मजबूर हो जाए सांस लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे माता रानी बता रही है कि भाई एक्सरसाइज करो। तो मैं क्या किया कि रोज़ सुबह निकल जाता था दौड़ने के लिए। बगल में एक फील्ड था, उस फील्ड में जाकर रोज़ दौड़ता था, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दौड़ता था, खूब तेज़ दौड़ता था। जब दौड़ना शुरू करता था हाँफने लगता था, है ना, खांसी आने लगती थी,
और कई बार तो दौड़ने में ऐसा भी हुआ कि काफ़ी सारा कफ निकलने लगा मेरे फेफड़े से, लंग से, खांसी आती थी, बलगम निकलने लगा, मगर मैं दौड़ते गया, खूब पसीना हुआ। और उस दर से एक्सरसाइज करके आता था, दौड़ के आता था, फिर मैं धूप में बैठ जाता था, मतलब पीठ के तरफ धूप करके, हाँ, पीठ पे धूप पड़े वैसे मैं बैठ जाता था, और वो मैंने करने लगा। उसके बाद से मैंने क्या किया कि सुबह और शाम दोनों टाइम 1 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे मैं देखा कि ये सांस लेने की जो समस्या थी मेरी खत्म हो गई, बिना कोई दवाई के अपने आप ये खत्म हो गई। तो फिर मुझे वहाँ पे एक बात समझ में आई कि चूंकि ये भी एक सच्चाई है, आप हमेशा नोटिस करिएगा, अगर आपको कोई समस्या नहीं है, कोरोना भी नहीं है, सांस की कोई दिक्कत भी नहीं, अस्थमा भी नहीं है, आप ऐसा कुछ खान पान कर लीजिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए। ऐसा कुछ खान पान कर लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी का पानी खत्म हो जाए या बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। ऐसा कोई भी खान पान आप अगर कर लेते हैं लगातार 4 दिन, 5 दिन भी, 6 दिन भी, या 1 हफ्ते भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपको सांस की समस्या शुरू हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन होने से भी सांस की समस्या हो जाएगी, और शरीर के पानी के सूखने से भी सांस की समस्या हो जाती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि एक नॉर्मल, नेचुरल, हेल्दी लंग्स को सांस लेने के लिए भी कम से कम 1.5 लीटर के आसपास पानी चाहिए प्रतिदिन। फेफड़े को, मैं एक शरीर के ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फेफड़े को सांस लेने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने के लिए उसको पानी चाहिए। फेफड़ा अगर सूख गया तो फिर सांस नहीं ले पाएंगे आप, चॉकिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कफ वगैरह बनने लगा, आप सांस लेने में दिक्कत हो रही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे मुख्य जो कारण है, बॉडी ही ऐसा करती है, बॉडी ही करती है, बॉडी ही आपकी सांस रोकना शुरू कर देगी। अब सोच सकते हैं कि क्या बॉडी दुश्मन है, कि बॉडी हमारी सांसें क्यों रोक रही है? अगर फेफड़े सांस नहीं लेंगे तो फिर हार्ट का क्या होगा, फिर लीवर का, किडनी का, ब्रेन का क्या होगा, और दूसरे शरीर के अंगों का क्या होगा? यानी कि धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। लेकिन ये बॉडी का मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो आपको सांस की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होती है ऐसी दिक्कत? इसलिए क्योंकि आप जितना भी पानी पियोगे, शरीर में जो भी पानी आपके जाएगा, उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है। जितना भी पानी आप पिएंगे, मान लो आपने 1 लीटर पानी पी लिया या फिर आपने 4 लीटर पानी पी लिया, तो 4 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? लीवर को भी पानी चाहिए, किडनी को भी पानी चाहिए, हार्ट को भी पानी चाहिए, खून को भी पानी चाहिए, 84% के आसपास लगभग पानी होता है ब्लड में, ब्रेन को भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में पानी है तो सारे अंगों को पानी मिल जाएगा, फिर अपने अनुपात के हिसाब से, अपने अनुपात के अनुसार से, और फिर लंग्स को भी पानी मिलेगा और सांस की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि शरीर में पानी की कमी है, मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गई, तो शरीर के पानी की कमी की स्थिति में शरीर का एक अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? स्कार्सिटी में, यानी कि कमी में, पानी की कमी में शरीर क्या करता है? इंपॉर्टेंट अंगों को पानी दे देता है और कम इंपॉर्टेंट अंगों से पानी कम कर देता है। ओके। हाँ, अब इंपॉर्टेंट अंग आपके शरीर में कौन से हैं? 2 इंपॉर्टेंट अंग आपके शरीर के, हम सब के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हार्ट, दिल, और दूसरा दिमाग। दिल और दिमाग अगर बचा हुआ है तो दूसरे ऑर्गन्स को बचाया जा सकता है। समझ लीजिए कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह हैं, इनका बचना जरूरी है। तो अगर शरीर में पानी की कमी होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तो शरीर का पानी का मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या करता है कि जो बचा कुछ पानी है वो ब्रेन को दे देता है और कुछ पानी वो हार्ट को दे देता है, और जो बच गया थोड़ा सा पानी, उसी पानी को सब में बंटवारा करता है, सारे अंगों में बंटवारा करता है। लेकिन बॉडी को ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा पानी की खपत तो ये लंग्स कर लेता है, सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए। हर जाती हुई सांस के साथ शरीर का पानी बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, तो ये इस बॉडी के सिस्टम को पता होता है ना। बोलने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि अगर नमी नहीं होगी फेफड़े में तो आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलने से सांस बाहर आती है। ठीक है, तो वैसे केस में शरीर देखता है कि ये फेफड़ा ज़्यादा पानी ले रहा है, तो तुरंत से शरीर ही फेफड़े का क्लॉटिंग शुरू कर देता है, जाम करेगा। जाम कैसे करेगा? उसमें ऐसे कुछ तत्व को बनाता है जिसको मेडिकल साइंस में हिस्टामिन कहते हैं। वो कफ के मटेरियल जैसा होता है। वो क्या करता है कि विंड पाइप को, जो सांस लेने की जो नली है, उसके अंदर जाके वो जाम करना शुरू कर देता है। हिस्टामिन वहीं बनता है। हिस्टामिन वहाँ बनता है, क्यों बनता है? पाइप लाइन बहुत मोटी है। पाइप की जो, वो कहते हैं ना, पाइप का जो आयतन है ना, डायामीटर वो बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा पानी सोख रहा है लंग्स, तो तुरंत से वहीं पे हिस्टामिन बना देगा, बॉडी बनाएगा। हिस्टामिन बना के क्या करेगा? उस पाइप को थोड़ा जाम कर देगा, संकरा कर देगा। तो उसका मकसद क्या होता है कि कम पानी ये ले। जैसे आपके पास अगर पानी कम होता है तो कई बार पाइप को आप थोड़ा कम खोलते हो, टेप को कम खोलते हो, या पाइप को दबा देते हो ताकि कम पानी इस्तेमाल हो। ठीक है, तो उसी तरीके से विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया जाता है हिस्टामिन को पैदा करके, और उससे पानी की खपत कम हो जाए। तो ये जब ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है तो वैसे ही इंसान को सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए अक्सर डॉक्टर्स दमे के मरीजों को एंटी हिस्टामिन की दवाई देते हैं। एंटी हिस्टामिन की दवाई क्या करती है? जैसे इनहेलर्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सारी दवाइयाँ क्या करती है? थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए वहाँ जमे हुए हिस्टामिन को हटा देती है, ताकि जैसे ही वो इनहेलर लेंगे तो जो हिस्टामिन क्लॉट कर रही है वो हिस्टामिन थोड़ी देर के लिए हट जाएगी, खुल जाएगी, फिर वो आराम से सांस ले पाएगा मरीज़। तो मरीज़ को लगता है कि जब भी इनहेलर लेता हूँ तो सांस की समस्या मेरी ठीक हो जाती है। तो फिर उसके बाद से मरीज़ रेगुलर एंटी हिस्टामिन या फिर सांस लेने वाली जो भी इनहेलर्स हैं वो लेना शुरू कर देता है। तो अब क्या है कि ये तो एक दवाई का सिस्टम है कि आप दवाई लोगे, इनहेलर लोगे तो उसके बाद से सांस की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन दवाई कब तक लोगे? ज़िंदगी भर दवाई लेने की ज़रूरत है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसका उपाय क्या है? जिस कारण से हिस्टामिन पैदा हो रहा है, छाती में क्लॉटिंग हो रही है, उस कारण को हटा दो। अब वो कारण क्या है? शरीर में पानी की कमी को ख़त्म कर दो। तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी जब देना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे हिस्टामिन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिस्टामिन था पानी की खपत को कम करने के लिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। ठीक है, यही हुआ था मेरे साथ भी। मैं लगातार, चूंकि 15 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे तक मैं पानी नहीं पी पा रहा था, वैसे केस में मेरे शरीर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से वैसे क्लॉटिंग्स होने शुरू हो गए, मुझे सांस की समस्या शुरू हो गई। लेकिन फिर से सुबह शाम पानी पीना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करने लगा और दिन में भी पानी में बहुत ज़्यादा पीने लगा, योग प्राणायाम करने लगा, तो धीरे धीरे ये सारी समस्या ख़त्म हो गई बिना किसी मेडिसिन के। तो दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, या आपको दमे की शिकायत हो या सांस लेने की दिक्कत हो, हमेशा याद रखिएगा एक बात। जैसे एक बात कहते हैं ना, बचपन में हम लोग वो कहानियाँ सुना करते थे कि कोई राजा था, वो जब युद्ध करने जाता था, लड़ाई करने जाता था, तो अक्सर वो अपने वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाता था, जो राजगुरु था। राजगुरु के पास जाता था कि मैं गुरुजी युद्ध करने जा रहा हूँ। तो राजगुरु क्या बोलता था उस राजा को कि ठीक है राजा, आप बैठो। वो कुछ अनुष्ठान करता था। अनुष्ठान करने के बाद से जो वैद्य थे, जो गुरु थे, राजगुरु, वो एक तोते को, पिंजड़े में बंद तोते को लेकर आते थे, पैरट को। और फिर उस अनुष्ठान के बाद जो वैद्य, जो राज चिकित्सक या राजवैद्य थे, वो कहते थे कि राजन, मैंने आपके प्राण को इस तोते में बंद करके सुरक्षित कर दिया है, ठीक है, अब आप युद्ध करने जाओ। जब तक ये तोता जीवित रहेगा तब तक आपके जीवन को भी कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा अनुष्ठान करके उसके बाद से उस राजा को तिलक वगैरह करके और आशीर्वाद देके राजगुरु भेज दिया करते थे। और अक्सर देखा जाता था कि वो राजा बहुत साहस से लड़ाई करता था और युद्ध जीत कर आता था। और फिर यही मानता था राजा कि वो जो तोता सुरक्षित है ना राजमहल में, तो जब तक वो सुरक्षित है मैं तो मरूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, युद्ध करने जा रहा है राजा,
लेकिन तोता यहाँ सुरक्षित है। तो समझ लीजिए तोता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस है तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, हमारे साथ भी वो राजा और तोता है। तो हमारा राजा कौन है, जो सक्रिय है वो फेफड़ा राजा है, जो सांस लेता है, ठीक है। लेकिन इस फेफड़े का जो तोता है वो कहाँ बसता है, पैरेट प्राण, वो आपकी बड़ी आंत में बसता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको शौचालय के समय सुबह में हम लोग सफाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके मल जमा हो जाता है। जिस किसी भी इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में जाम है यानी कॉन्स्टिपेशन है, उसका तोता बीमार है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन वो जगह है जहां से शक्ति का सप्लाई होता है, यानी बड़ी आंत से शक्ति मिलती है लंग्स को, सांस लेने की शक्ति। बड़ी आंत अगर जाम है, जैसे तोता अगर बीमार हो गया तो राजा बीमार हो जाएगा, तोता अगर सुरक्षित है तो राजा सुरक्षित रहेगा। उसी तरीके से तोता अगर हंस रहा है तो राजा भी हंस रहा है, तोता अगर खुश है, स्वस्थ है, तो राजा भी खुश है। ठीक उसी तरीके से बड़ी आंत अगर जाम है तो आपका लंग्स जाम हो जाएगा। बड़ी आंत बिल्कुल साफ है तो लंग्स की चॉकिंग खुलने लगेगी। बड़ी आंत खुश है तो आपका लंग्स भी खुश हो जाएगा। और अगर इसको आजमाना है तो कभी आप देख लीजिएगा, जिस दिन आपको लगातार अगर 7 दिन तक भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, तो आपको सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, माता पिता, जैसे एवव 60 और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, अक्सर बुजुर्गों को प्यास कम लगती है। बड़े बुजुर्गों को प्यास कम लगती है। वो लोग कभी कभी 5 घंटे 6 घंटे पानी नहीं पीते। वो कहते प्यास नहीं लग रही तो फिर पानी क्यों पियो, तो पानी नहीं पीते। उनको कब्ज की भी शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, क्योंकि उनका पाचन क्रिया तो ऐसे ही धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, तो खाना भी नहीं पचता है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। दूसरी चीज़, वो पानी भी कम पीते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बड़ी आंत उनकी जाम रहती है, और बड़ी आंत के जाम रहने के कारण से उनके फेफड़े में भी सांस लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को दमे की शिकायत हो जाती है। लेकिन चूँकि मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ के साथ देखा है, मेरी माँ की उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है। सुबह और शाम दोनों टाइम वो 100 लीटर पानी का प्रयोग करती हैं। आज भी 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई, तब भी मेरी माँ की उम्र 70 से ऊपर हो गई, लेकिन आज भी चूँकि पिछले 25 सालों से वो 100 लीटर पानी का प्रयोग कर रही हैं, इस उम्र में भी उनके 60% बाल काले हैं। आज भी उनके 60% बाल काले हैं, 40% पके हुए हैं। तो माँ को मैं देखता हूँ कि माँ को सांस की दिक्कत कभी भी नहीं हुई पानी के रेगुलर प्रयोग से, ठीक है, जबकि इस उम्र में लोगों को हो जाती है, और जो लोग ये प्रयोग करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब यहाँ एक चीज़ है, कोई भी खाना, जैसे आपने कहा कि क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, क्या मंडा खा सकते हैं, जैसे कई लोग कह रहे हैं भाई चिकन खाओ, मटन खाओ, शक्ति बढ़ेगी, शक्तिशाली तुम रहोगे, तभी तो जर्म से लड़ोगे ना, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ोगे, अंदरूनी शक्ति नहीं बढ़ेगी तो फिर कैसे होगा। ठीक है, शक्ति बढ़ेगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या आप नॉनवेज जब भी खाएंगे या खाते हैं तो क्या आसानी से नॉनवेज साधारण शाकाहारी भोजन की तरफ पच जाता है? क्या आसानी से नॉनवेज उस हरी सब्जियों की तरह या सलाद जो आप खाते हैं या हरी चीज़ें खाते हैं, क्या उसकी तरह वो पच जाता है? नहीं पचता है। नॉनवेज खाने से कॉन्स्टिपेशन बनना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बनता है तो क्या होता है, बड़ी आंत जाम होने लगती है। बड़ी आंत जब जाम होने लगती है तो क्या होता है, लंग्स के को जो शक्ति मिलती है बड़ी आंत से, पावर सप्लायर जो है वो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत से शक्ति मिलेगी नहीं और धीरे धीरे फेफड़े की सांस लेने की क्षमता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक ये होता है। तो आपको क्या करना है और क्या सोचना है, कोई भी ऐसा भोजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाकाहारी करो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी भोजन जो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रहा है इस समय, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, कोई भी भोजन जो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रहा है वो मत खाइए, आपके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आंत जाम कर देगा, और बड़ी आंत जाम करने का मतलब है कि जहाँ से शक्ति मिलती है लंग्स को सांस लेने की, प्राण की ऊर्जा, वो उसको कम मिलेगी और धीरे धीरे लंग्स जाम होने लगेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ कि उनकी आदत है सुबह सुबह चाय पीते हैं, कोई चाय पीते, कोई कॉफ़ी पीते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, या कई लोग हैं जो ड्रिंक भी कर रहे हैं,
अभी बियर वाइन वगैरह भी चल रहा है, कोई लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अल्कोहल वाली या कोई भी धूम्रपान जिसमें धुआं है, या चाय कॉफ़ी, कुछ भी अगर आप वो चीज़ खाते हैं जो नेचुरल नहीं है, शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे आपने ड्रिंक कर ली, ठीक है, जैसे आप चाय कॉफ़ी पी लेते हो, तो अक्सर क्या होता है, शरीर उस तत्व को बाहर निकालने के लिए जो बचा खुचा पानी शरीर के अंदर होता है, उस पानी से ही बॉडी फ्लश आउट करती है, पेशाब के रास्ते से निकालती है उसको। तो जितनी बार आप मान लो चाय कॉफ़ी पी रहे हो या फिर आप ड्रिंक कर रहे हो, हार्ड ड्रिंक हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक हो अगर आप कर रहे हो, तो आपके शरीर में जो पानी है वो फ्लश आउट करेगा, धुलाई करेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाएगी। और जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हर बार जब भी बॉडी में पानी की कमी होगी तो उस समय क्या होगा, सबसे ऊपर रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी लगेगी वो लंग्स के ऊपर लगेगी। तुरंत से इसके विंड पाइप को हिस्टामिन पैदा करके जाम कर दिया जाएगा। किस लिए? ताकि हार्ट और ब्रेन बचा रहे। तो सबसे पहले हमला तो आपके लंग्स पे ही हो जाएगा, जाम कर दिया जाएगा। अब जब लंग्स जब जाम हो जाएगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका असर आपके ब्लड पे भी पड़ेगा, यानी पूरे शरीर के ऑर्गन्स पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पी रहे हैं, अगर उससे बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो वो पीना बंद कर दें। और दूसरी चीज़, जैसे मैं कई लोगों को देख रहा हूँ आजकल की काढ़ा पी रहे हैं, उनको लगता है सुबह सुबह बस काढ़ा पीना शुरू कर दो। भाई काढ़ा भी अगर आप पिएंगे तो भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो, क्योंकि हर काढ़े में भी अपनी एक औषधि में भी गर्मी होती है। तो सबसे पहले तो पानी पीकर 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करके आप पेट की सफाई कर लो, बड़ी आंत की सफाई। ये 1.25 लीटर पानी क्या करता है, बड़ी आंत की सफाई कर देता है। बड़ी आंत की जैसे सफाई हुई, शरीर में आकाश तत्वों की वृद्धि हो जाती है। शरीर में आकाश तत्वों की वृद्धि होने के साथ में लंग्स तुरंत से खुल जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी को कफ हो जाए और जाम है या सूखा हुआ कफ है और वो निकल नहीं पा रहा है, वो आदमी 1.25 लीटर पानी पिए। पानी पीने के बाद जैसे ही वो फ्रेश होगा और पेट की जैसे ही सफाई होगी, थोड़ी देर के बाद वो देखेगा जब भी उसको खांसी आएगी तो कफ निकलने लगेगा आराम से, ईजिली। यानी कि कफ जो जकड़ कर बैठा हुआ है लंग्स को ना, वो तुरंत से ढीला हो जाता है और बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम बॉडी को साफ करना, बड़ी आंत की सफाई करना, उसके लिए 1.25 लीटर जरूरी है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि मुझे कब्ज की शिकायत नहीं तो फिर मैं 100 लीटर क्यों पीऊँ, ऐसा भी दिमाग में है। भाई 1.25 लीटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेट की सफाई होगी। 1.25 लीटर का मतलब है कि बॉडी का हाइड्रेशन होगा। जो बॉडी रात भर में डिहाइड्रेट हो गई ना, पानी की कमी हो गई है, वो डिहाइड्रेशन बॉडी की खत्म होगी और बॉडी को प्रॉपर मात्रा में पानी मिल जाएगा। और पानी प्रॉपर मिला तो सबको मिलेगा, तो लंग्स को भी तो मिल जाएगा, तो सांस की समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अभी देखिए, अभी कोरोना काल में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोरोना घातक नहीं है, ट्रीटमेंट घातक है। कैसे घातक हो रहा है? आप केमिकल तो ले रहे हैं ना, कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, फीवर के लिए लेते हो, सर्दी खांसी जुकाम के लिए लेते हो, तो मेडिसिन तो लेते हो, उसमें केमिकल तो है ही। केमिकल के होने से क्या होता है कि सबसे पहले तो लीवर ही एक्सेप्ट नहीं करता है केमिकल को। सबसे पहले लीवर एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी केमिकल को। और केमिकल अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप बुखार की दवाई खाओगे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। जो लोग लेते हैं उनको लग रहा है पेट जाम होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन होने से क्या हो रहा है कि बॉडी में गर्मी बढ़ रही है। कॉन्स्टिपेशन होने से बॉडी की जो गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, शरीर में जो पानी है वो फिर खत्म हो रहा है। धीरे धीरे पानी उड़ेगा, खत्म होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लंग्स, सांस लेता हुआ जो लंग्स हमें दिखता है, आखिर लेता है तो लेता कौन है सांस, और किसके सहयोग से सांस लेता है? शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जो सांस लेने और छोड़ने में सहयोगी बनते हैं। आज कोरोना के टाइम पे प्रत्येक इंसान यही सोच रहा है अपने गले को ठीक कर लो, गले के खराश को ठीक कर लो, फिर लंग्स को ठीक रखो, सांस में कोई दिक्कत ना आए। जबकि मैं कहता हूँ ये तो वृक्ष के वो पत्ते हैं, फूल और फल हैं जो ऊपर ऊपर हैं, उसके जड़ों पे काम करो ना।
जड़ों को ठीक रखोगे, जड़ अगर स्वस्थ होंगे किसी भी वृक्ष के, तो फूल फल और पत्ते तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो इस लंग्स या गले की जो जड़ें हैं, वो जड़ें 4 अंग है हमारे इम्पॉर्टेंट। पहला लीवर, दूसरा किडनी, लंग्स और हार्ट। 4 अंग सक्रिय होते हैं तब आप सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो। जब आप इनहेलिंग करते हो, सांस खींचते हो अपने अंदर, तो आपके 2 अंग सक्रिय होते हैं, लीवर और किडनी। सांस खींचने में अगर किडनी स्वस्थ है तो आप लंबी गहरी सांस खींच पाओगे, अगर लीवर स्वस्थ है तो आप लंबी गहरी सांस ले पाओगे, क्योंकि लीवर और किडनी की शक्ति से सांस खींचते हो आप। बुजुर्गों को सांस की दिक्कत इसलिए होती क्योंकि उनको किडनी की भी समस्या शुरू हो जाती है, उनकी लीवर की भी समस्या शुरू हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, सांस को छोड़ने के लिए, सांस को बाहर फेंकना है, तो उस समय भी 2 अंग काम करते हैं, एक तो लंग्स और दूसरा हार्ट, दिल। ये 2 अंग पंप आउट करते हैं, बाहर सांस को निकालते हैं। ये 4 अंग हो गए। अब जरा सोचिए कि कोरोना के इलाज के नाम पे अगर आप केमिकल ले रहे हो, है ना, बुखार के लिए केमिकल ले रहे हो, सर्दी खांसी के लिए केमिकल ले रहे हो, सांस लेने के लिए केमिकल ले रहे हो, तो वो सारा केमिकल असर करता है लीवर के ऊपर जाकर, लीवर को कमज़ोर करता है, लीवर को दुखी करता है, लीवर को बीमार करता है। सारा केमिकल को लीवर एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर लीवर दुखी होगा, बीमार होगा, कमज़ोर होगा, तो सांस खींचेगा कौन, इनहेलिंग करेगा कौन? तो सांस लेने के लिए भी, प्रॉपर लंग्स के द्वारा सांस लेने के लिए भी लीवर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो आप अगर किसी भी ट्रीटमेंट के नाम पर बहुत केमिकल भी ले रहे हो और तब आप सोच रहे हो कि मेरी सांस लेने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भ्रम है, और बढ़ेगी सांस लेने की समस्या, क्योंकि केमिकल जा रहा है ना बहुत ज़्यादा। इसलिए आप देखो कि आज के समय लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है? इस प्रकृति में क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई? बिल्कुल नहीं हो रही है कमी। भगवान ने क्या ऑक्सीजन बनाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं बंद किया। भाई, आपके अंदर सांस खींचने की जो क्षमता थी वो कम हो रही है। आप ऐसा बोलो कि ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आप उसको खींच नहीं पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो। तो सांस लेने के लिए, सांस को खींचने के लिए प्रॉपर आपके लंग्स का बेहतर काम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रॉपर बॉडी का हाइड्रेशन, यानी प्रॉपर मात्रा में शरीर में पानी हो, कब्ज की शिकायत बिल्कुल ना हो, केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा ना खाओ ताकि लीवर किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहे। कोई भी खाना जो एसिडिक नेचर का हो उसको मत खाओ। जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, हरी सब्जियों का सेवन करो, सलाद का आप सेवन करो, और जिस खाने में हाथ पैर हो उसको खाओ। जो अपाहिज खाना है उसको मत खाओ। अब अपाहिज खाना कौन सा है? जो एकदम लाचार पंगु है, चलता ही नहीं, हाथ पैर होते ही नहीं उसमें। अंडा, मछली, मुर्गा, मटन, चिकन, ये जितने भी नॉन वेज है ना, ये सब अपाहिज खाने होते हैं। लेस फाइबर, 0 फाइबर के खाने होते हैं। ये रेसा होता ही नहीं इसमें, ये जाके आंतों में ना रुक जाते हैं। ऐसे अपाहिज खाना है, अपने हाथ पैर तो इनके है ही नहीं, ये चलते नहीं, जहाँ जाते वही जाम कर देते हैं। इसलिए हमारी टेढ़ी मेढ़ी आंतों में इनको ठीक से पचने में 24 घंटे 48 घंटे भी लग जाते हैं, और जाम हो गया तो 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये सब अपाहिज खाने हैं। ठीक है। अब हाथ पैर वाले खाने कौन से हैं? जितने भी शाकाहारी भोजन हैं। अब शाकाहारी भोजन में पनीर नहीं हाँ, वो भी वैसे ही है, प्रोसेस्ड है, वो नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सब्जियों की बात। ठीक है। अब जो कुक्ड हैं, जो पकी हुई सब्जियां हैं, उनके तो हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें थोड़ी गति रहती है, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं। सबसे ज़्यादा गति किस में होती? सलाद। सलाद के फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो वो, उसमें हाथ पैर है, वो अपने से चलते हैं, उनमें गति है, उसमें प्राण की ऊर्जा है, और तब जाके वो क्या करते हैं, ट्रैक को खाली करते रहते हैं और सफाई करते रहते हैं, और आसानी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। तो कभी भी खाने से पहले, हर खाने से पहले सलाद पहले खाइए। जैसे कई लोग हैं कि सलाद बीच में खाते रहते हैं, खाने के अंत में खाते हैं, वैसा मत करिए। आप खाना बैठते हैं खाने, उससे पहले सलाद खा लीजिए, 10 मिनट पहले खा लीजिए, और उसके बाद से आप अपना रूटीन फूड खाइए। लेकिन शाकाहारी भोजन खाइए, जिसमें कम तेल मसाले हों, वो खाइए। बहुत तेल मसाले वाले खाएंगे तो उससे भी गर्मी पैदा होती है, उससे भी शरीर का बहुत सारा पानी
बाहर निकलता है उस गर्मी के कारण से। लेकिन अगर आपने सलाद पहले खा लिया तो क्या करता है, सलाद चलता है, वो आराम से चलता है, उसमें एक गति होती है, प्राण की ऊर्जा है, उसमें खुद की नेचुरल नमी है, पानी है उसके अंदर, अंश है। वो पानी हमारे पानी के टेप वाला पानी नहीं, वो प्रकृति का पानी है, वो पानी बड़ा अद्भुत है। तो वो चलता है सलाद, और चलता है और चल चल के वो पूरे ट्रैक को, पाचन क्रिया के ट्रैक को साफ करते हुए चलता है। यानी कि पूरा पीछे से खाना आएगा, उसके लिए ट्रैफिक जाम खाली करते चलता है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो बिल्कुल ही वो ख़त्म कर देता है, जो लोग कच्ची चीज़ों को खा रहे हैं, है ना। तो वो खाना खाइए। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लो। नॉनवेज खाएंगे ठीक है, आपको लगेगा कि टेम्प्रोरी शक्ति मिल जाएगी, लेकिन याद रखिएगा नॉनवेज खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब है कि बड़ी आंत जाम, और बड़ी आंत जाम का मतलब लंग्स जाम हो गया, फिर सांस की समस्या शुरू हो जाएगी। तो कोरोना है क्या, दमे की ही शिकायत कहिए इसको, और कोई बात नहीं है। अगर लंग्स को ठीक रखना है तो बड़ी आंत को ठीक रखिए, क्योंकि राजा ये है, तोता वहाँ बसता है, प्राण उसके वहाँ बसते हैं, उसको ठीक रखिए, है ना। और अब जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सवेरे सवेरे उठते ही योग प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई चलो सभी लोग कहते हैं योग प्राणायाम करने से बड़ा फ़ायदा है। देखो, आप योग प्राणायाम करो, अच्छी बात है, लेकिन कब्ज़ की समस्या अगर रहेगी तब योग प्राणायाम करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने कब्ज़ को ठीक करने के लिए, पेट की बेहतर सफाई के लिए पानी का प्रयोग तो अनिवार्य है। और जो लोग भी 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले साल से और इस समय भी, एक भी बंदा जिसको कोरोना अगर हुआ भी इन्फेक्शन, तो वो सब 3 से 4 दिन में फिर ठीक हो गए, लेकिन पानी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो निश्चित तौर से करिए, और उसके बाद योग प्राणायाम करिए। आप योग प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, उज्जयी करिए, भ्रामरी करिए, है ना। ये प्राणायाम आप खूब करिए, लेकिन योग प्राणायाम करने से पहले थोड़ा दौड़िए, थोड़ा जॉगिंग करिए। बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में खड़े होकर जॉगिंग करिए, उछल कूद करिए, थोड़ा हाँफिए, ऐसा एक्सरसाइज करिए जिससे कि लंग्स हाँफने लगे, दम फूलने लगे। आप अपने तरफ से अगर इस लंग्स को हाँफने के लिए मजबूर कर देंगे, जैसे ही बॉडी को चलाने लगेंगे, ऑटोमेटिक लंग्स को सांस लेना उसकी मजबूरी हो जाएगी। और जितने ही ज़्यादा, जैसे आपने पैरों को दौड़ाना शुरू कर दिया, आपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया, तो बॉडी के अंग को तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग्स की मजबूरी हो जाएगी सांस खींचना। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑक्सीजन आएगी ना, तो आपने तो पहले पानी पीकर पेट को साफ़ कर लिया है, दूसरा आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, तीसरी चीज़ क्या होगी कि मजबूरी में लंग्स को सांस खींचना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सारी ब्लॉकिंग्स ख़त्म होगी, सारी चॉकिंग्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो कोरोना के नाम पे जो चॉकिंग्स चल रही हैं, ये किस लोगों के लिए, जो एकदम निढाल मायूस बैठे हुए हैं कि अरे अब तो कोरोना की रिपोर्ट आ गई, अब तो बस मैं तो बीमार हो गया। तो पता चलता है वो देखते हैं आज 10% की चॉकिंग है, दूसरे दिन देखते हैं अरे 20% की चॉकिंग हो गई, तीसरे दिन देखते हैं 40% की, तो 80% की चॉकिंग हो गई। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बस निराश होकर, हताश होकर बैठ गए, अब कुछ नहीं करना। तो चॉकिंग तो बढ़ेगी ना। तो आपको चॉकिंग कम करना है तो आप सक्रियता अपनी बढ़ाइए। सक्रियता बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो जॉगिंग करिए, नहीं तो आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे जाइए। अगर आपके घर में छत है चाहे ऊपर है, सीढ़ियों पे जाइए, 25 बार 30 बार सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे जाइए, बड़ा अच्छा है। साइकिलिंग करिए, साइकिल अगर घर में जैसे साइकिलिंग वाली मशीन आती है वो करना है तो वो करिए, नहीं तो एक्सरसाइज आप करिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए। लंग्स को हाँफने के लिए मजबूर कर दीजिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे लंग्स खुलना शुरू हो जाता है। मतलब एक्सरसाइज करके पसीना ला दीजिए शरीर में, हाँ, फिर देखिए पसीना लाइए। आप देखिए सबसे अच्छा लंग्स किसका है? सबसे अच्छा लंग्स जानवरों में या इंसानों में घोड़े का होता है, सबसे अच्छा लंग्स। इसलिए घोड़े के लंग्स कहते हैं कि उसके लंग्स के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, वो सारे के सारे खुले रहते हैं। यही कारण है उसकी स्टेमिना सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन एक जो नेचुरल कंडीशन है घोड़े के साथ में, घोड़े को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो देखिए उसकी बड़ी आंत हमेशा साफ रहती है, तो लंग्स उसका हमेशा खुला रहता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। मैक्सिमम जानवरों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, इसलिए उनको सांस की दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उन्हें कोरोना नहीं है। उनको नहीं हो सकता है ना। तो आप खुद निर्णय करें। अब रही दूसरी बात कि जो जड़ी बूटियां, चाहे औषधियाँ, मान लीजिए आप जो भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे आप गार्गिल कर रहे हैं, चाहे आप स्टीम ले रहे हैं,
अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ काम तो यहीं कर रहा है ना, गले के आसपास में और फेफड़े के आसपास में। मैं कहता हूँ सिर्फ इतना पे मत सोचिए। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कह रहे हैं कि कोरोना तो सिर्फ सांस की नली से प्रवेश करता है या मुंह के रास्ते से प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो गले में फंसा रहता है, गले में रुका रहता है या लंग्स तक पहुंचता है, वहाँ चॉकिंग कर देता है, ठीक है, इसके बाहर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपकी चॉकिंग लंग्स में हो, चाहे नाक में हो, चाहे गले में हो, लेकिन इन ऑर्गन्स को, इन हिस्से को शक्ति, लड़ने की शक्ति देने वाले अंग तो आपके नीचे है ना, लीवर है, किडनी है, बड़ी आंत है, इनको ठीक करिए, इनको दुरुस्त रखिए, इनसे शक्ति मिलेगी तो आराम से लंग्स लड़ के और अपने ब्लॉकिंग को, चॉकिंग को ख़त्म कर देगा। आराम से गले का उज्जयी प्राणायाम आप करिए, धीरे धीरे गला साफ होना शुरू हो जाएगा। गार्गिल जो गर्म पानी का है वो ज़रूर करते रहिए। लेकिन अगर आपकी तकलीफ बढ़ गई है तो सुबह शाम दोनों टाइम 1.25 लीटर पानी पीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना आएगा, छू के जाएगा बस, और निराश होके जाएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को जैसे ही पर्याप्त मात्रा में पानी देना शुरू कर दिया और कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति जैसे ही मिल गई आपको, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया और वायरसेस के डेवलप होने का जो मेन रीज़न होता है वो बड़ी आंत ही होता है। बड़ी आंत में जाम है तो बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फेक्शन हमेशा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं जहाँ कचरा है वहीं कीड़ा है। तो कचरा हटाइए अपने शरीर का, कीड़ा तो अपने आप भाग जाएगा, वो कोरोना हो चाहे कोई भी वायरल फीवर हो, कोई दिक्कत नहीं।